नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां पर दिव्यांग युवक के साथ मारपीट हुई है। रोड पर घसीट कर युवक को मारा गया है। लात, घूंसों और डंडों से युवक की पिटाई कर दी गई। दिव्यांग युवक ने होटल में घुसने की कोशिश की थी। खाने के लिए होटल युवक जा रहा था। होटल के कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट की है। तारबाहर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लातों से, घूंसों से और डंडों से दिव्यांग युवक की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। जो लोग थे, लोगों ने घसीट कर इस दिव्यांग युवक को मारा है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़े हुए हैं फोन पर। विनोद, आखिर विवाद की वजह क्या थी और मारपीट की वजह क्या थी? बताया जाता है कि ये दिव्यांग युवक होटल में सिर्फ खाना खाने के लिए जा रहा था, उसे मार दिया गया। देखिए, दरअसल मामला यह है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है और दिव्यांग है, और होटल में सिर्फ इसलिए घुसा था वो कि उसे भूख लगी थी और कुछ खाना चाहिए था। और उस समय वहाँ के जो कर्मचारी हैं, सुरुचि भोजनालय का पूरा मामला है, वहाँ के कर्मचारियों ने उसे बाहर भगा दिया। तो गुस्से में आ गया, चूंकि भूखा था, और गुस्से में उसने कांच तोड़ दिया पत्थर मार करके, जिसके कर्मचारियों ने पहले तो 112 को इस बारे में सूचना दी पुलिस को, और पुलिस उसे लेकर के अपने साथ चली गई तारबाहर थाने। बाद में उसकी जो जानकारी पता साजी की, उसने अपना नाम मोहम्मद कलीम बताया। हालांकि वो पता बताने में असमर्थ था और पुलिस ने फिर उसे चलता कर दिया, और युवक जो है वह फिर से वापस होटल में पहुंचा और गाली गलौज करने लगा और फिर से घुसने की कोशिश करने लगा। जिसके बाद वहां के जो कर्मचारी थे उसे घसीट करके फिर लाठी डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई करना शुरू कर दी। जब ये वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया में, उसके बाद पुलिस हरकत में आई और उसे फिर अपने साथ ले गई और अपने साथ में उसे रखा हुआ है। सवाल यहाँ पर ये उठता है सुबेद कि जब पहली बार ही शिकायत की थी होटल के कर्मचारियों ने, तो पुलिस को चाहिए था कि उसे मनोरोगी अस्पताल में भिजवाया जाना था, जब पुलिस ये जानती है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है और विकलांग है। लेकिन पुलिस ने पहले ही जो है उस पर एक तत्परता नहीं दिखाई, और यही वजह कि होटल के कर्मचारी जो है मानवता को शर्मसार करने का कृत्य कर बैठे। बिल्कुल ठीक बात है। और ऐसी ही घटनाओं की वजह से, ऐसी ही पुलिस की देरी की वजह से, ऐसी ही पुलिस की उदासीनता की वजह से पुलिस की कार्यशैली पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। विनोद, निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। इससे पहले भी एक मामला कुछ दिन पहले हफ्ते भर का है, जब एक पेट्रोल पंपिंग सिरफिरा युवक पहुंचा था और आग लगाने की कोशिश की थी। पुलिस ने उसे मनोरोगी अस्पताल में भिजवा दिया था और फाइल को क्लोज कर दिया। यहाँ पर भी सवाल यही उठ रहा है कि अगर ये शिकायत की गई थी कि वो मनोरोगी है और भूखा था, तो कम से कम पुलिस को उसकी मनोदशा को समझते हुए कुछ तत्परता से कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, तो सीधे से मनोरोगी अस्पताल भेजना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने जो गलती की, उस गलती को आम लोगों ने भी दोहराया जो वहां पर मौजूद थे और तमाशा देख रहे थे खामोशी के साथ। होटल वाले ने जो दुर्व्यवहार किया वो निश्चित तौर पर शर्मनाक है, निंदनीय है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब ये जरूर है कि पुलिस ने अपना दामन बचाने के लिए वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही है, वो भी दोनों पक्षों पर। यहाँ फिर सवाल खड़ा होता है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है, विकलांग है, उसके खिलाफ किस तरह की वैधानिक कार्रवाई। जिन्होंने पिटाई की है उनके खिलाफ जरूर मामला बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल इस बात पर है कि पुलिस जब पहली बार ही सूचना दी गई थी तो पुलिस को कुछ गंभीरता दिखानी चाहिए थी, तो इस तरह की नौबत कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए था। ठीक बात विरोध, बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। धमतरी से बड़ी खबर है। हाथियों ने गांव में घुसने से दहशत फैलाई है और मोंगरा गहन गांव में घुसे हैं 2 दंतेल हाथी। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है। ग्रामीणों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। आज ही हाथी के हमले में एक युवक की मौत हुई है। तो धमतरी में हाथियों का आतंक लगातार जारी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दंतेल हाथी घुसे हुए हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत, गांव में दहशत फैली है हाथियों की आमद से। मोगरा गहन गांव में 2 दंतेल हाथी घुस गए। ग्रामीणों को सतर्क रहने के निर्देश वन विभाग ने दिए हैं। और आपको बता दें, आज ही हाथी के हमले में एक युवक की जान चली गई है। मांडू से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग का दूसरा दिन है। प्रशिक्षण वर्ग में निशाने पर कांग्रेस है। नेहरू गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा गया। विभाजन के समय नेहरू सरकार ने तुष्टीकरण के लिए जिम्मेदार बताया और पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आ रहे हिंदुओं की चिंता नहीं की गई। ये बात भी बीजेपी की तरफ से कही गई है। वहीं नेहरू सरकार की तुष्टीकरण की नीति से सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को हुआ है, ये बात बीजेपी की ओर से कही गई।
धन्यवाद। वहीं प्रशिक्षण वर्ग में बतौर कार्यकर्ता शामिल हुए हैं सीएम शिवराज। मीडिया प्रभारी के प्रबोधन के दौरान मंच के सामने बैठे सीएम। मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने सत्र को संबोधित किया। सीएम ने बतौर कार्यकर्ता मंच के सामने बैठकर प्रबोधन सुना। प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र में सीएम का प्रबोधन होगा। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं प्रशिक्षण वर्ग में बतौर कार्यकर्ता बीजेपी के एक कार्यकर्ता के तौर पर सीएम शिवराज शामिल हुए। मीडिया प्रभारी के प्रबोधन के दौरान मंच के सामने सीएम शिवराज बैठे रहे और वहां पर बैठकर ही पूरा प्रबोधन सुना है सीएम शिवराज ने बतौर बीजेपी कार्यकर्ता। प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र में सीएम का भी प्रबोधन होना है। मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने सत्र को संबोधित किया था और इसको बतौर कार्यकर्ता बीजेपी के एक कार्यकर्ता के तौर पर सीएम शिवराज ने मंच के सामने बैठकर सुना है। तो बीजेपी का मांडू में प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, जिसका आज दूसरा दिन था और तमाम दिग्गज नेता इस प्रशिक्षण वर्ग में पहुंच रहे हैं, चाहे वो सत्ता के हों या संगठन के तमाम बड़े नेता हों। 2023 पर पूरा फोकस बीजेपी का और तमाम रणनीतियां इस प्रशिक्षण वर्ग के दौरान बनाई जा रही हैं और सीएम शिवराज भी इस प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हो रहे हैं। आज उन्होंने बतौर कार्यकर्ता, बतौर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रबोधन सुना है मंच के सामने बैठकर। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेंगे। सहयोगी शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय। शरद, जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उनका कहना था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक हूं। सीएम शिवराज भी ये कह चुके हैं कि मैं जनता का सेवक हूं और जो तस्वीर आज सामने आई है वो बताती है कि एक संगठन के तौर पर भी कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं सीएम शिवराज। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब पहला दिन था तो उद्घाटन सत्र में वो यहां पर आए थे। कल की ही बात है। फिर शाम को फिर उनको आना था, लेकिन बारिश की वजह से और ग्वालियर में कार्यक्रम देर होने की वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन आज दोबारा से वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आज रात्रि विश्राम भी उनका यहीं पर है और कल जब अंतिम दिन है, समापन है, तो उसमें मुख्यमंत्री का प्रबोधन होना है। लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते, इतनी व्यस्तताएं होने के नाते भी जो तस्वीर आज निकल के सामने आई है प्रशिक्षण वर्ग की, वो अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करती है कि किस तरीके से जो बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं लोकेंद्र पाराशर, वो अपना प्रबोधन दे रहे हैं। आज दरअसल जितने भी सत्र थे, कुल 7 सत्र थे, उनमें से आज का जो अंतिम सत्र था वो लोकेंद्र पाराशर का मीडिया प्रभारी के तौर पर मीडिया और सोशल मीडिया को लेकर था। तो जब वो अपना संबोधन दे रहे हैं तो उनके सामने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बतौर एक कार्यकर्ता, जैसे और जितने भी अपेक्षित कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं वो मौजूद थे, उनके साथ में बैठकर वो जो प्रबोधन है वो सुन रहे हैं। हालांकि उनके साथ में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, वो भी बैठे हुए हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में बैठे हुए हैं। मंच पर सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं, एक तो मीडिया प्रभारी और दूसरे जो अपेक्षित व्यक्ति हैं वो। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बीजेपी पहले भी ये कहती रही है कि अनुशासन बीजेपी की खूबी है और उनके जब भी प्रशिक्षण वर्ग जो होते हैं उनमें जो जहां पर अपेक्षित होता है वो वहीं पर नजर आता है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो तस्वीर आज सामने आई है वो अपने आप में बताती है कि जैसा आपने कहा भी कि वो खुद कह चुके हैं कि वो बतौर कार्यकर्ता पार्टी की जो सेवा है वो करने के लिए तैयार है। और यहाँ तक कि एक कार्यक्रम में तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर पार्टी उन्हें दरी बिछाने का भी काम देगी तो वो भी काम करने को वो तैयार हैं। जी बिल्कुल। और यही बात कहीं ना कहीं सीएम शिवराज को और बीजेपी संगठन को सबसे अलग बनाती है। शरद, जो तस्वीर आज हमने देखी है उस लिहाज से हम कह सकते हैं ये। हाँ, बिल्कुल बनाती है। और फिर एक बात ये भी होती है, देखिए सुमित के जब इतने बड़े नेता के मुख्यमंत्री हैं, उनकी अपनी व्यस्तताएं हैं। आज ही उन्होंने भोपाल में 2-3 महत्वपूर्ण बैठकें की और वो अपनी इतनी व्यस्तताओं के बावजूद भी यहाँ मौजूद हैं प्रशिक्षण वर्ग में। और सिर्फ मौजूद ही नहीं है, ऐसा नहीं कि उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो,
कहीं होटल में मौजूद हो, वो चाहें तो होटल में भी रह सकते हैं, या और कोई वीआईपी व्यवस्थाएं यहाँ बैठने की आमतौर पर होती ही हैं जब आते हैं वीआईपी नेता। लेकिन उन सब जगहों पर ना होकर जहां पर आम कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, क्योंकि इसका मकसद प्रशिक्षण वर्ग का 3 दिन तक लगातार बैठकें करके आने वाले दिनों की रणनीति बनाना है। तो जैसे बाकी कार्यकर्ता बैठे हैं, वैसे ही मुख्यमंत्री भी बैठे हैं, वैसे ही प्रदेश अध्यक्ष भी बैठे हैं, वैसे ही प्रदेश प्रभारी भी बैठे हैं, और जिसका प्रबोधन जिस वक्त में है, जिस समय पर है, वो अपना दे रहा है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि ये सारी जो बातें हैं वो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी अलग बनाती है, और बीजेपी की ये जो व्यवस्था है वो बीजेपी को भी अलग बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद आपका शरद जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। नशे पर सीएम शिवराज के सख्त निर्देश के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। भोपाल और इंदौर में अवैध नशे के कारोबार पर प्रशासन ने शिकंजा कसा। भोपाल में जैकपॉट हुक्का बार पर हबीबगंज पुलिस ने छापा मारा और इस दौरान बड़ी संख्या में नाबालिग हुक्का पीते हुए पाए गए। वहीं इंदौर में आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। विभाग ने एक होटल में छापा मारा। अवैध रूप से ब्रांडेड शराब परोसने की जानकारी यहां पर मिली थी और कार्रवाई हुई और बड़ी मात्रा में अवैध शराब को पकड़ा गया है। वहीं ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ केस से जुड़ी बड़ी खबर है। अब इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है और राहुल गांधी से कांग्रेस विधायकों पर कार्रवाई करने की मांग की। एमपी कांग्रेस के विधायक ट्रेन में शराब पीते हैं, फिर महिला को छेड़ते हैं, फिर ऐसे टशन में बैठते हैं जैसे सिस्टम इनकी जेब में हो। ये बात उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी है। जिन लोगों को कोई घर ना बुलाए वो विधानसभा में घुसे हुए हैं, इनकी जगह जेल है राहुल गांधी और इन्हें पार्टी से तुरंत निकालें। ये ट्वीट किया है दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने। इंडोनेशिया और मेक्सिको की तर्ज पर जल्द ही भारत में भी लिव विद नेचर कॉन्सेप्ट को लागू किया जाएगा। इस खास संकल्पना की शुरुआत जबलपुर से हो सकती है। ये बात जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताई। केंद्रीय मंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन को लेकर खजुराहो में देश विदेश से लोगों के आने की जानकारी भी दी। वहीं उन्होंने राजस्थान की सियासी उठापटक पर भी हमला बोला और कहा कि वहां अस्थिर सरकार है। हमें 2 जगह जाने का अवसर प्रधानमंत्री जी ने दिया। इंडोनेशिया G20 का एक संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन था और एक मैक्सिको। ये लिव विथ नेचर एक नया कंसेप्ट आया है कि हम प्रकृति के साथ कैसे जिएं, कैसे रहें। तो जबलपुर उसमें एक उदाहरण हो सकता है। राजस्थान में जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी के नाते, कांग्रेस ने पिछले 4 सालों से अनस्टेबल गवर्नमेंट दी है और अब तो वो इतनी अस्थिर हो गई है कि पता ही नहीं है सरकार। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज राजधानी रायपुर में न्यू सर्किट हाउस में 2 दिवसीय कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई, जिसमें मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू, डीजीपी अशोक जुनेजा, संभाग कमिश्नर, आईजी, सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी उपस्थित रहे। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम ने सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में विजिबल पुलिसिंग नजर आनी चाहिए और अपराधों की रोकथाम करते हुए केवल छोटे स्तर पर कार्रवाई नहीं करें बल्कि आंकड़े न देकर ठोस कार्य योजना को अंजाम दें। वहीं छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सर्व आदिवासी समाज की बैठक के बाद मंत्री कवासी लखमा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों का अहित किया है, आरक्षण पर 4 सालों तक ठीक से पक्ष नहीं रखा। मुख्यमंत्री जी जो स्वयं नहीं कह पाते हैं वो कवासी लखमा जी से कहलवाते हैं और वो कहते हुए भी कवासी जी ने सेल्फ गोल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई आदिवासियों को भड़का रहा है, यानी कि खुद उन्होंने स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस के ऊपर अब आदिवासियों का विश्वास नहीं है। वो कांग्रेस की बात से सहमत नहीं है, उन्हें कोई भी कुछ कह रहा है वो मान ले रहे हैं और कांग्रेस पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए बेहद चिंतनीय विषय होना है। हर तरीके से आदिवासियों को छला गया है। कवासी जी को चाहिए कि मुख्यमंत्री जी की बात न मानते हुए वो अपने समाज की आदिवासी भाइयों के हक की लड़ाई लड़ें तो ज्यादा अच्छा होगा। माननीय मंत्री जी ये भूल गए कि 4 वर्षों से उनकी सरकार है और ये इनका किया धरा है। इन्होंने जो
कोर्ट में फर्जी आवेदन लगाया कि इसका आरक्षण इतना बढ़ना चाहिए, उसकी समीक्षा हुई और ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की गलती थी, तो 4 साल से क्या सो रहे थे? निश्चित रूप से सरकार आदिवासी विरोधी है, ये नहीं चाहती कि आदिवासी भाइयों को आरक्षण मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो आरक्षण मिल रहा था, भारतीय जनता पार्टी आज भी कृत संकल्पित है कि ये सरकार से आदिवासियों को आरक्षण दिला के रहेगी, नहीं तो सड़क से सदन की लड़ाई लड़ेगी। अभी तो चक्का जाम हो रहा है, फिर मंत्रियों के घर का घेराव भी करेंगे और विधानसभा में प्रश्न भी उठाएंगे। राजधानी रायपुर के पास अभनपुर थाना अंतर्गत आमदी गांव में पवन निषाद आत्महत्या मामले पर बीजेपी ने एक जांच कमेटी बनाई है। 5 सदस्यीय जांच कमेटी 7 दिनों में रिपोर्ट देगी। कमेटी में कृष्णमूर्ति बांधी, चंद्रशेखर साहू, देवजी पटेल, संदीप शर्मा और अनिमेश कश्यप को कमेटी में रखा गया। इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने इस घटना को लेकर छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाए। अभनपुर के आमदी गांव के गौठान समिति के अध्यक्ष पवन निषाद जी का आत्महत्या निश्चित रूप से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आज जिस प्रकार से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति है, लोग निराश हैं, परेशान हैं, हताश हैं। आज राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के बाद 20,000 से अधिक लोगों की आत्महत्या करना इस सरकार के विफलता को दर्शाता है। त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों को रेलवे ने बड़ी राहत दी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की सभी 234 ट्रेनें बहाल हो गई हैं। पिछले कुछ सालों में अलग अलग कारणों से लगातार यात्री ट्रेनों को रद्द किया जा रहा था, लेकिन जोन की सभी 234 ट्रेनों को रिस्टोर कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर, बिलासपुर, नागपुर और कोरबा से पूरे देश भर में लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन किया जाता है। पिछले कुछ समय में कोयला ढुलाई और रेलवे ट्रैक के निर्माण कार्य की वजह से ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया था। रेलवे हमेशा से ही यात्री ट्रेनों को प्राथमिकता देता रहा है और अभी भी हमारी जो ट्रेनें बीच में कुछ बंद हो गई थी और दोबारा से रिस्टोर हो चुकी हैं। अभी 237 ट्रेनों से अधिक चल रही हैं, जो कि अब कुछ ही ट्रेनें हैं जिनको कि रिस्टोर करना है। और वो लगभग जो हमारी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की, वो सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें रिस्टोर हो चुकी हैं। जो कुछ ट्रेनें बची हुई वो फॉरेन रेलवे की ट्रेन है, यानी कि दूसरी रेलवे की ट्रेन है जिनको रिस्टोर करना है उन रेल। वहीं गुजरात में आयोजित हो रहे 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ की महिला मलखंभ टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में कांस्य पदक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ महिला मलखंभ टीम ने 80.1 अंक हासिल किए। महिला मलखंभ टीम की इस उपलब्धि पर सीएम भूपेश बघेल ने बधाई, शुभकामनाएं दी। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।